हेलो बच्चों, सभी का राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। डियर स्टूडेंट, आपने बोर्ड एग्जाम के 4 पेपर बड़े ही शांतिपूर्वक पूरे कर लिए। अब बोर्ड एग्जाम के अंतिम पड़ाव में हम चलते हैं। हमें पता है कि बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का पेपर शेष रहा है। बायोलॉजी के कुछ डाटा और आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें आपकी तैयारी और अधिक बेहतरीन हो जाए। क्लास 12th बायोलॉजी टॉप क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। टॉप क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, बहुत शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने रखे जा रहे हैं। चलो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। अनुलेखन किसे कहते हैं? जीवाणु में अनुलेखन की प्रक्रिया को नामांकित चित्र बनाते हुए समझाइए। सर जी, यही तो हमारी बड़ी समस्या थी कि हम अनुलेखन को नहीं समझ पा रहे थे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन किस प्रकार से होता है, इसको हम कैसे हल कर पाएंगे? चुटकियों में हल कर देंगे बच्चा, चुटकियों में हल करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से विद डायग्राम एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। शॉर्ट एंड ट्रिक में आपको लिखना है, किस प्रकार से आप लिखेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अनुलेखन किसे कहते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अनुलेखन के बारे में हमने अच्छे से जाना है कि डीएनए से किसका निर्माण कर देना, एमआरएनए का निर्माण कर देना अनुलेखन ट्रांसलेशन कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉरी, क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। बिल्कुल, लेकिन इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? डीएनए की एक रज्जुक से, देखो इस प्रकार से हमें कोई डीएनए का टुकड़ा ले लेते हैं, बिल्कुल डीएनए का टुकड़ा लेंगे। जब इसको अलग कर देते हैं तो इस प्रकार से एक रज्जुक आपके सामने आता है। डीएनए के एक रज्जुक से आनुवंशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया को ही अनुलेखन कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको एनसीईआरटी से लिखनी है कि डीएनए की एक रज्जुक से आनुवंशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुलेखन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है, कर दोगे आराम से। सीधा याद रखना, डीएनए से एमआरएनए का निर्माण ही क्या कहलाता है? अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब देखो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन है कि जीवाणु में अनुलेखन कैसे होता है। अब क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन किस प्रकार से होगा, या बैक्टीरिया में, जीवाणु में अनुलेखन किस प्रकार से होगा। तो कंफ्यूज होना ही नहीं है। प्रोकैरियोटिक कोशिका, जीवाणु कोशिका एक ही मान करके हमें चलना है। चलो देखो आगे बढ़ते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहली लाइन आपको ये लिखनी है कि जीवाणु में मुख्यतः 3 प्रकार का आरएनए देखने को मिलता है। आरएनए होता है, कितने प्रकार का आरएनए होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। सॉरी, आरआरएनए। 3 प्रकार के आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। देखो, एमआरएनए को हम क्या बोलते हैं? मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए। टीआरएनए को क्या बोलेंगे? ट्रांसफर आरएनए यानी स्थानांतरण आरएनए। और आरआरएनए को बोलेंगे राइबोसोमल आरएनए। बिल्कुल। अब देखो क्या कहता है अगली लाइन कि एमआरएनए टेम्पलेट प्रदान करता है। अब इस तीनों के कार्य देखते हैं कि तीनों के काम क्या है। एमआरएनए क्या काम करेगा? टेम्पलेट प्रदान करेगा। बिल्कुल याद रखना है, एमआरएनए टेम्पलेट प्रदान करने का काम करता है। फिर देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। टीआरएनए क्या काम करेगा? एमिनो एसिड को लाएगा, वह आनुवंशिक कूट को पढ़ने का काम करता है। बिल्कुल ध्यान रखना कि जो टीआरएनए जो होता है, इसके ऊपर कोडोन और एंटी कोडोन वले पाई जाती हैं। तो टीआरएनए का काम होता है एमिनो एसिड को लाना और आनुवंशिक सूचना या आनुवंशिक कोड को पढ़ने का काम होता है। आरआरएनए यहां पर क्या काम करेगा? स्थानांतरण के दौरान संरचनात्मक व उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। तो तीनों प्रकार के एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए के कार्य आपके सामने रख दिए गए। पुनः रिपीट कर देता हूं, एमआरएनए टेम्पलेट का काम करेगा, टीआरएनए एमिनो एसिड को लाएगा, आनुवंशिक कोड को पढ़ेगा, और आरआरएनए क्या काम करेगा? ट्रांसफर के दौरान या ट्रांसफर या स्थानांतरण के दौरान संरचनात्मक व उत्प्रेरक की भूमिका निभाने का काम करेगा। अब देखो बच्चों, प्रोकैरियोटिक कोशिका या जीवाणु कोशिका के अंदर देखो क्या होता है। इसमें एक विशेष प्रकार का एंजाइम भाग लेता है, जिसको क्या कहते हैं? देखो नोट में मैंने डाला, जीवाणु में डीएनए पर निर्भर केवल एक आरएनए पॉलीमरेज होता है। डीएनए डिपेंड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहां पर अपना पूरा रोल अदा करेगा। याद रखना, एंजाइम का नाम एक ही एंजाइम है जो तीनों प्रकार के एंजाइमों को कंट्रोल, तीनों प्रकार के जो आरएनए होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। तो जीवाणु में डीएनए पर निर्भर केवल एक आरएनए पॉलीमरेज, कैसे लिखोगे? डीएनए डिपेंड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो सभी प्रकार के आरएनए के अनुलेखन को उत्प्रेरित करता है। मैंने आपको अभी भी बताया कि ये तीनों प्रकार के आरएनए को कंट्रोल करने का काम करता है। अब जीवाणु कोशिका के अंदर जो अनुलेखन की प्रक्रिया होती है उसके 3 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप, यानी 3 पद पाए जाते हैं। सबसे पहला है आपके सामने प्रारंभन। देखो प्रारंभन किस प्रकार से होता है, इनिशिएशन किस प्रकार से होता है। डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज, याद रखना एक ही एंजाइम है इसके अंदर, डीएनए डिपेंड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो इस हिंदी में किस प्रकार से लिखा जाएगा? डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को सिग्मा कारक, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, सिग्मा कारक एक्टिव करता है, जिसके कारण डीएनए
जिसके कारण डीएनए के उनाइक की पहचान करके आरएनए पॉलीमरेज को इसके साथ जोड़ता है एवं अनुलेखन को प्रारंभ करने में सक्रिय रूप से भाग लेता है। बहुत ध्यान से समझना है इसको कि इसके अंदर एक सिग्मा फैक्टर होगा। सिग्मा फैक्टर क्या काम करता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को एक्टिव करेगा, जिसके कारण से डीएनए के उनाइक, और उनाइक का मतलब होता है प्रमोटर की पहचान करके आरएनए पॉलीमरेज को इसके साथ में जोड़ देता है और अनुलेखन की प्रक्रिया को शुरू करे देता है। देखो कैसे, इसको इस डायग्राम से समझते हैं। ये डायग्राम मैंने एनसीईआरटी से उठाया है। इसमें देखो आपके सामने कुछ नजर आ रहा है। देखो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो 5.3 एंड वाले पर मैं जहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ 5.3 एंड एक रज्जुक है। अब देखो क्या है इसमें, देखो यहाँ पर से देखो क्या लिखा हुआ उनाइक, ये उनाइक है। उनाइक पर सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा। देखो यहाँ पर देखो ये जो लिख रहा है सिग्मा फैक्टर किसके साथ में जुड़ रहा है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ में जुड़ रहा है। या हम क्या कह सकते हैं कि सिग्मा फैक्टर जो होता है वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इस रज्जुक या टेम्पलेट के प्रमोटर या उनाइक से जोड़ने का काम करता है। जैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस टेम्पलेट के प्रोमोटर या उनाइक से जुड़ जाएगा, उसी समय किसकी शुरुआत हो जाएगी, यानी अनुलेखन की शुरुआत हो जाएगी, अर्थात प्रारंभन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल याद रख लोगे, मैंने एकदम सिंपल से स्टेटमेंट में बता दिया। याद किस प्रकार से रखना है, बहुत ही सिंपल सा है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को सिग्मा कारक एक्टिव करता है, जिसके कारण डीएनए के उनाइक की पहचान करके आरएनए पॉलीमरेज को इसके साथ जोड़ता है एवं अनुलेखन को प्रारंभ करने में सक्रिय रूप से भाग लेता है। तो फिर से देख लो, ये क्या है, सिग्मा फैक्टर। ये क्या काम करेगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को एक्टिव करेगा। एक्टिव करने के बाद में उनाइक या प्रोमोटर के साथ में जोड़ देगा और उसी समय प्रारंभन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो एकदम शॉर्ट एंड ट्रिक में बताया। अब देखो याद रखना स्टूडेंट्स, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। मैं एक लाइन बोल रहा हूं, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है, कौन सा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए डिपेंड, देखो डीएनए क्या बोला, डीएनए डिपेंड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इसका प्रमुख काम तो होता है दीर्घीकरण करना। इसका प्रमुख काम तो क्या होता है, दीर्घीकरण करना होता है, यानी जो टेम्पलेट के सहारे जो दूसरी जो श्रृंखला बन रही है उसका वर्गीकरण कर देना, उसको बढ़ा देना होता है। लेकिन इसके अलावा यही एंजाइम प्रारंभन करेगा, आगे जाकर के यही एंजाइम समापन करने का कार्य करता है। लेकिन इसका प्रमुख कार्य जो होता है वो क्या होता है, दीर्घीकरण करना होता है। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। इसी डायग्राम में देखो दीर्घीकरण में देखो इस प्रकार से नजर आएगा। आपके सामने दो डायग्राम फिर से दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। पहला हो गया यहाँ पर सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को उनाइक के साथ में जोड़ रहा है। अब देखो दूसरे में दीर्घीकरण, जैसे जैसे ये श्रृंखला आगे बढ़ती जाती है, ये देखो इसका दीर्घीकरण शुरू हो जाता है। इसका क्या हो जाता है, दीर्घीकरण शुरू हो जाता है। अब देखो क्या है, अंत में क्या हो जाएगा, जैसे ये अंतिम समय पर पहुंचेगा तो इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम और कोफैक्टर, या हम कह सकते हैं आरएचओ फैक्टर जो होता है वो अलग हो जाता है और आरएनए भी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। देखो दीर्घीकरण में क्या है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहां पर लिखा हुआ है, आरएनए पॉलीमरेज के उनाइक से समापक की ओर बढ़ने पर, बिल्कुल देखो आपको डायग्राम से फिर से बता देता हूं। यहां से देखो क्या होता है, इस प्रकार से यहां पर क्या था, प्रोमोटर यानी उनाइक था, और ये उनाइक से किसकी ओर बढ़ रहा है, उनाइक से ये बढ़ रहा है समापक की ओर, इस प्रकार से समापक की ओर बढ़ रहा है। तो देखो यहां पर दीर्घीकरण हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, दीर्घीकरण हो रहा है। तो ध्यान से देखना, आरएनए पॉलीमरेज के उनाइक से समापक की ओर बढ़ने पर डीएनए का अकुंडलन होता रहता है, डीएनए का अकुंडलन होता रहता है। और आरएनए पॉलीमरेज जैसे जैसे टेम्पलेट रज्जुक पर आगे बढ़ता है वैसे वैसे एमआरएनए की श्रृंखला में वृद्धि होती रहती है। तो दीर्घीकरण में ये तीन छोटी छोटी लाइनें आपको लिखना है। आरएनए पॉलीमरेज के उनाइक से समापक की ओर बढ़ने पर डीएनए का अकुंडलन होता रहता है। आरएनए पॉलीमरेज जैसे जैसे टेम्पलेट रज्जुक पर आगे बढ़ता है वैसे वैसे एमआरएनए की श्रृंखला में वृद्धि होती रहती है, जो आपके सामने डायग्राम में स्पष्ट है। अब देखो तीसरा पॉइंट है इसका, टर्मिनेशन, जिसको समापन के नाम से जानते हैं। तो जब आरएनए पॉलीमरेज समापक किनारे पर पहुंच जाता है, कौन पहुंच रहा है, शुरुआत में चला कौन था, एक फैक्टर आया था जिसका नाम सिग्मा कारक था। सिग्मा कारक जो होता है वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को उनाइक या प्रोमोटर के साथ में जोड़ देता है। उसके बाद में जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम समापक की ओर बढ़ जाता है, जो आपके सामने डीएनए था उसका अकुंडलन होता जाता है। और अंत में जब यह आरएनए पॉलीमरेज किस पर पहुंच जाता है, समापक किनारे पर पहुंच जाता है,
तब नवनिर्मित आरएनए, ध्यान से सुनना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी डायग्राम में आपको दिखाऊंगा, नवनिर्मित आरएनए व आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाते हैं, इसके परिणाम स्वरूप अनुलेखन समाप्त हो जाता है। बिल्कुल आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखो, ये नवनिर्मित आरएनए जो होता है वो श्रृंखला से अलग हो जाता है, यहाँ पर सिग्मा फैक्टर भी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, किसके साथ में, आरएनए पॉलीमरेज के साथ में। जैसे ये अलग हो जाएगा, इसके अंदर क्या हो जाएगी, समापन की प्रक्रिया, अनुलेखन समापन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। तो स्टूडेंट बिल्कुल आराम से लिख देना, पूरा का पूरा एक बार रिपीट कर देता हूं किस प्रकार से। देखो यहां पर शुरुआत की थी हमने, यहां पर लिखा अनुलेखन किसे कहते हैं, जीवाणु में अनुलेखन की प्रक्रिया। यहां पर बच्चा क्या आ सकता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी आ सकता है। तो डीएनए की एक रज्जुक से आनुवंशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। जीवाणु में 3 प्रकार का आरएनए याद रखना, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। यहाँ स्टूडेंट ध्यान देना, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है तो आरआरएनए में बता रहा हूं, उसको गौर से सुनना है। अब देखो फिर क्या लिख रहा है, एमआरएनए टेम्पलेट का काम करेगा, टीआरएनए एमिनो एसिड को लाएगा, आनुवंशिक कूट को पढ़ने का काम करेगा, आरआरएनए स्थानांतरण के दौरान संरचनात्मक व उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। फिर इसके बाद देखो मैंने क्या लिखा, जीवाणु में डीएनए पर निर्भर केवल एक आरएनए पॉलीमरेज होता है जो सभी प्रकार के आरएनए के अनुलेखन को उत्प्रेरित करता है। प्रक्रिया कितने प्रकार से चलेगी, 3 प्रकार से, प्रारंभन होगा, दीर्घीकरण होगा और क्या हो जाएगा, समापन हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन ये हो गया। अब क्वेश्चन इसका दूसरा, यूकेरियोटिक कोशिका में अनुलेखन की प्रक्रिया कैसे होती है, ये क्वेश्चन भी है कि यूकेरियोटिक कोशिका में अनुलेखन की प्रक्रिया कैसे होती है। देखो ध्यान से समझना, यूकेरियोटिक कोशिका के केंद्रक में 3 प्रकार का आरएनए पाया जाता है। कितने प्रकार का आरएनए पाया जाता है, 3 प्रकार का आरएनए पाया जाता है। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, अच्छे तरीके से आपको लिखना है। 3 प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है, बिल्कुल ध्यान देना भाई, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज है। देखो पिछले जैसे जीवाणु कोशिका में हमने बात की थी, तो जीवाणु कोशिका के अंदर देखो आपने क्या पढ़ा है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक ही था जो तीनों प्रकार के आरएनए, कौन कौन से, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए का क्या करता है, कंट्रोल करता है। लेकिन यहां पर यूकेरियोटिक कोशिका में थोड़ा ध्यान देना, केंद्रक में 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाए जाएंगे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। देखो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ये देखो क्या काम करता है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, यह आरआरएनए का अनुलेखन करता है। फिर इसके बाद में एक होता है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो एमआरएनए का अनुलेखन करता है, और एक होता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो क्या करता है, टीआरएनए का अनुलेखन करता है। स्टूडेंट एक बार लाइन को फिर से सुनना, जीवाणु कोशिका में आरएनए पॉलीमरेज एक ही होता है जो तीनों प्रकार के आरएनए का अनुलेखन करता है। लेकिन यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर, सुकेंद्रीय कोशिका के अंदर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3 प्रकार के होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो क्रम से आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए का क्या करते हैं, अनुलेखन करते हैं। ये देखो डायग्राम में आपको समझना है। वहां पर देखो हमने क्या पढ़ा था कि एक सिग्मा फैक्टर होता है, और सिग्मा फैक्टर क्या काम करता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को किसके साथ में जोड़ता है, प्रमोटर के साथ में जोड़ता है। लेकिन यूकेरियोटिक कोशिका में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखो इसमें जो डिफरेंस है वो क्या, उस पर हम चर्चा करते हैं। देखो यूकेरियोटिक कोशिका में अनुलेखन की प्रारंभिक क्रिया प्रोकैरियोटिक के समान होती है। बिल्कुल यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर अनुलेखन की प्रक्रिया प्रारंभ में क्या होती है, समान होती है। प्रारंभिक अनुलेखन में एक्सोन व इंट्रोन होते हैं। अब देखना, प्रारंभिक अनुलेखन में 2 संरचनाएं पाई जाती हैं, एक होता है एक्सोन और एक होता है इंट्रोन, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के एमआरएनए को एचएनआरएनए कहते हैं। एक लाइन को पकड़ना, एचएनआरएनए, हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, बिल्कुल याद है, विषमांगी केंद्रक आरएनए। इंट्रोन निष्क्रिय होता है, एक्सोन सक्रिय होता है। इस दौरान यह संबंधन से गुजरता है, ये स्प्लाइसिंग हो जाता है। अब एक तो परिभाषा यहां से बन सकती है कि स्प्लाइसिंग किसे कहते हैं, छोटी तो मैंने आपको बता रखा है अच्छे से कि किस्म को निकाल दिया जाए, इंट्रोन को निकाल दिया जाए तो एक्सोन पास में आ जाते हैं। इसी विधि को स्प्लाइसिंग बोलते हैं। आपको लिखना क्या है वो हम बात करते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका में अनुलेखन की प्रारंभिक क्रिया प्रोकैरियोटिक के समान होती है, बिल्कुल सर जी होती है। प्रारंभिक अनुलेखन में एक्सोन और इंट्रोन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इस प्रकार के एमआरएनए को एचएनआरएनए के नाम से जानते हैं, हेटेरोजीनियस न्यूक्लियस आरएनए के नाम से जानते हैं, विषमांगी केंद्रक आरएनए के नाम से जानते हैं। इसमें जो इंट्रोन होता है वो निष्क्रिय होता है, इनएक्टिव होता है, एक्सोन एक्टिव होता है। इस दौरान ये संबंधन से गुजरता है जिसमें इंट्रोन को निकाल दिया जाता है एवं एक्सोन आपस में एक निश्चित क्रम में जुड़ जाते हैं। स्टूडेंट डायग्राम को बड़े ही गौर से समझो। यहाँ पर ये जो देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको 2 कलर्ड में दिखाया गया, येलो है,
रेड है, येलो है, रेड है, येलो है, रेड दिखाई दे रहा है। जबकि आप उस डायग्राम में देखेंगे तो एक ही प्रकार की संरचना दिखाई देती है। इसमें देखो होता क्या है, एक एक्सॉन है, एक इंट्रॉन है, एक एक्सॉन है, एक इंट्रॉन है, एक एक्सॉन है, एक इंट्रॉन है, इस प्रकार से क्रम पाया जाता है। बिल्कुल। सबसे पहले देखो हमने अभी क्या पढ़ा, संबंधन के अंदर किसको निकाल दिया जाएगा। देखो संबंधन के अंदर किसको निकाल दिया जाएगा, अभी देखो चर्चा की थी। क्या होता है कि इसमें देखो यहां पर लिखा हुआ है कि जिसमें इंट्रॉन को निकाल देंगे, जैसे इंट्रॉन को निकाल देंगे तो एक्सॉन पास में आ जाएगा। बिल्कुल बड़े गौर से समझना। देखो अब इसमें देखो ये सारे के सारे जो भाग है ना, ये इंट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंट्रॉन को। जब इस इंट्रॉन को मैं निकाल दूं यहां से, तो ये पीले वाला कलर पीले वाले कलर में मिलेगा। जी सर बिल्कुल मिलेगा। तो इस प्रकार की एक श्रृंखला बन जाएगी जिसके अंदर सिर्फ एक्सॉन वाला भाग बचेगा और एक्सॉन में अनुलेखन की विशेषता पाई जाती है। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। होता क्या है कि निकाल दिया जाएगा और एक्सॉन आपस में जुड़ जाएंगे। नोट, HNRNA को अतिरिक्त प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। अब जैसे इसके अंदर इसको निकाल दिया जाएगा इंट्रॉन को, तो उसके बाद में जो HNRNA बना था उसमें दो प्रक्रियाएं होती है। कौन कौन सी? पहला देखो केपिंग होता है। केपिंग का मतलब होता है आच्छादन। केपिंग में क्या होगा, केपिंग में मेथिल गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट 5 पॉइंट सिरे पर जुड़ता है। देखो एक नाम लिखा हुआ है MGPPP। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है देखो M का मतलब क्या हो गया, यहां से अच्छे से समझना, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। M का मतलब होता है मेथिल और G का मतलब क्या बन गया, गवानोसिन, और PPP का मतलब क्या बन गया, ट्राइफॉस्फेट। 3 बार P लिखा हुआ है, हम जानते हैं 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई, और 3 कौन है, फॉस्फेट। ये 5 पॉइंट सिरे पर जुड़ते हैं। बिल्कुल। अभी इसको समझेंगे किस प्रकार से जुड़ते हैं। तो देखो डायग्राम में फिर से समझो। देखो यहां पर 5 एंड सिरे के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा मेथिल, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। यहां पर जुड़ा हुआ है, यह संरचना इसके अंदर विशेष रूप से पाई जाती है और ये इसके ऊपर जुड़े जाती है। कौन, मेथिल गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट। जुड़ गया कौन से सिरे पर, 5 पॉइंट सिरे पर। स्पष्ट नजर आ रहा है, ये 5 पॉइंट सिरे पर जुड़ता है। अब देखो दूसरी प्रोसेस होती है पुच्छन या टेलिंग की प्रोसेस। किसकी प्रोसेस होती है, पुच्छन या टेलिंग की प्रोसेस होती है। देखो पुच्छन और टेलिंग में क्या होता है, टेलिंग में एडेनिन समूह है, टेलिंग में एडेनिन समूह है, 200 से 300 इसके अणु होते हैं, स्वतंत्र रूप से टेम्पलेट के 5 पॉइंट सिरे पर जुड़ जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल जुड़ जाते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, इस प्रकार पूर्ण संसाधित HNRNA को mRNA कहते हैं। अब जो कंप्लीटली HRNA बन गया उसको किस नाम से जानते हैं, mRNA के नाम से जानते हैं। जो स्थानांतरण हेतु केंद्रक में स्थानांतरित हो जाता है, ट्रांसफर हेतु किसमें, यानी कि इसमें स्थानांतरित हो जाएगा, केंद्रक में स्थानांतरित हो जाएगा। अब समझो, देखो स्टूडेंट 2 महत्वपूर्ण विधि आपके सामने रखी गई। एक तो हो गया इसके अंदर कौन सी विधि, आच्छादन विधि, यानी देखो केपिंग विधि, केपिंग विधि में इस प्रकार से जुड़ेगा, और टेलिंग विधि के अंदर क्या हो जाएगा, पुच्छन की प्रक्रिया हो जाएगी। यानी इसके अंदर क्या होता है, पॉलीएडाइनिलेशन जो लिखा हुआ है, इसके अंदर मैंने आपको बताया एडेनिन समूह यहां पर जुड़ेगा, जिसके 200 से 300 जो अणु होते हैं वो इसके साथ में जुड़ जाते हैं, और कौन से सिरे पर जुड़ते हैं, 3 एंड सिरे के ऊपर जुड़ते हैं। ठीक है, अब देखो नीचे क्या बन गया, पूर्ण संसाधित आरएनए बन गया। क्या बन गया, पूर्ण संसाधित, यानी HRNA, जिसको किसके नाम से जानते हैं, mRNA के नाम से जानते हैं, जो किस में चला जाएगा, यहां से केंद्रक में जाएगा ट्रांसफर के लिए, स्थानांतरण हेतु वहां पर केंद्रक में चला जाता है। तो इस प्रकार से देखो आपने पढ़ा कि यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर किस प्रकार से अनुलेखन की प्रक्रिया होती है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होती है। तो बिल्कुल उम्मीद करता हूं अब आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसको लिख पाएंगे। आपको एक बार काम ये करना है कि बहुत ही, देखो इसमें ज़्यादा समय खराब होने वाला नहीं है, मात्र 10 मिनट में आप नोट्स इसका लिख सकते हैं। 2 बार रिपीट करेंगे, 2 बार डायग्राम को देखेंगे, 1-2 बार वीडियोज को देखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आप कंप्लीट कर लेंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में कई बार आया हुआ है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन किस प्रकार होता है, यूकेरियोटिक कोशिका में अनुलेखन किस प्रकार से होता है। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली ऑनलाइन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।